हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई सब्जेक्ट वाइज प्रीव्यू में बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। ये बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम 351 से लेकर 385 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे और जो पार्ट नंबर 9 होगा उसमें हम 386 से लेकर 420 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो पार्ट 9 में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी पहले के वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हो। सवाल पूछा जा रहा है कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं, वो भोजन को स्टोर कैसे करती हैं, फूड को स्टोर किस फॉर्म में करती हैं, लिपिड, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन। तो वो स्टार्च के फॉर्म में करती है। हमने ऑलरेडी इसको बताया भी आपको है। तो वो स्टार्च के फॉर्म में करती है। प्रोडक्शन कैसा होता है, तो भोजन का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो होता है ग्लूकोज के रूप में, जिसको सिंपल शर्करा आप कह सकते हो। ठीक है, सिंपल शर्करा के रूप में, ग्लूकोज के रूप में फॉर्म होता है। लेकिन इसको जमा यदि आपको करना होता है ना, तो ये जमा यदि आपको करना है तो ये इसी फॉर्म में जमा नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो है ना वो पानी में घुलनशील हो जाता है। और पानी में जैसे ही सॉल्युबल हो जाएगा तो ये तो वेस्टेज हो जाएगा। इस कारण से पौधे जो है ना, वो ग्लूकोज को एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो शर्करा होता है। ग्लूकोज बोल लो या फिर शर्करा बोल लो, सरल शर्करा, ग्लूकोज सीधे कह लो। जो ग्लूकोज होता है ना, वो सिंपल शर्करा है। अब इसको हमको स्टोर करके रखना है, तो स्टोर करने के लिए इसको हम कॉम्प्लेक्स, जो ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स शर्करा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो इसको हम बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो स्टार्च होता है। अब इसको मंड भी कहा जाता है, इसको मंड भी कहा जाता है स्टार्च को, ताकि जब भी जरूरत पड़े पत्तियों को, जड़ों को, बीजों को, इन सब में ये जमा कर लेता है। और जैसे ही जरूरत पड़ती है तो ये यूज उनको कर लेता है। भविष्य के लिए इनको जमा किया जाता है और बाद में ये पानी में जो है वो अघुलनशील होता है, तो इस कारण से ये स्टोर करके रह भी जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रोटीन की हम बात करें तो ये जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का। तो ये विकास और मरम्मत के लिए है, ऊर्जा संचय का प्राथमिक रूप ये नहीं होता है प्रोटीन, ध्यान आपको रखना है। लिपिड जो है वो एक क्या है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ फैट, ये वसा का ही रूप है। और मुख्य रूप से जो है वो ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये मुख्य रूप से बीजों में संचित होता है यदि हम प्लांट्स की बात करें तब। बाकी ह्यूमंस में लिपिड्स होती हैं। सेलुलोज जो है वो ह्यूमंस में नहीं होती हैं। ठीक है, और ये इसका जो सेल वॉल का फॉर्मेशन के लिए होता है और इस संचित भोजन के रूप में नहीं होता है। बाकी सेलुलोज को कौन सा जो है वो हमारे बॉडी ऑर्गन है ना, उस बॉडी ऑर्गन में आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा हमारा बॉडी ऑर्गन है जो सेलुलोज को पचा सकता है। हमारे यहाँ कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, वही इन चीजों को करते हैं। तो ये आप मुझे बताओ, इंपॉर्टेंट है। आयोडीन टेस्ट की बात करें तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए आयोडीन टेस्ट का उपयोग किया जाता है, नीला काला रंग का। तो कभी भी आपसे पूछा जाए आयोडीन टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है, आयोडीन टेस्ट, तो आयोडीन टेस्ट जो यूज किया जाता है वो स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए ही किया जाता है। काला नीला काला रंग का जो आयोडीन होता है उसका यूज किया जाता है। और जंतुओं में भोजन कैसा स्टोर होता है, ये तो प्लांट्स में स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। और वहीं एनिमल्स की बात करें कि एनिमल्स में कैसे स्टोर होता है, तो एनिमल्स में ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है। ये ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर कैसे होता है, तो आपको पता है, मैंने बताया था कि जो अग्नाशय हमारी होती है, जो पैंक्रियाज होता है, उसका जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, वहां पे 3 सेल्स होती है। उसी 3 सेल्स में से एक जो होती है वो अल्फा सेल होती है। और इसी अल्फा सेल से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं ग्लूकागन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन। अब यही ग्लूकागन हार्मोन जो है, ये क्या करता है, ग्लूकागन हार्मोन का काम होता है कि ये जो ग्लाइकोजेन है ना, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। अब इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में किसने कन्वर्ट किया, तो ये करवाती है यही लाइगर लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं, वहां पे बीटा सेल होता है और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। और ये इंसुलिन का काम होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर करे। अब ये ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर कहाँ होता है, तो हमने बता रखा ये जो है वो लीवर में होता है, ये जो है वो मसल्स में होता है। सवाल दोनों पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जाइलम का पार्ट नहीं है, तो हमने इस बारे में काफी डिटेल से डिस्कस किया है। जाइलम का कौन सा पार्ट नहीं है, तो जाइलम का पार्ट जो है वो सीव ट्यूब नहीं होता है। चालनी नलिका जो है वो जाइलम का पार्ट नहीं है। बाकी ट्रैकेट्स हो गया, वेसल्स हो गया और फाइबर्स हो गया, ये जाइलम्स के पार्ट हैं। ये 4 पार्टों में जाइलम जो है वो डिवाइड होता है। जाइलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो जाइलम एक जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है।
जो कि जल और जो खनिज होता है, मिनरल्स एंड वाटर होता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी होता है। इसके पार्ट्स होते हैं, ट्रैकेट्स हो गए, वेसल्स हो गए, जाइलम फाइबर हो गया और जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। लेकिन सीव ट्यूब्स नहीं होता। ठीक है, सीव ट्यूब्स नहीं होता। जो सीव ट्यूब्स है वो फ्लोएम का पार्ट होता है। ठीक है, सीव ट्यूब्स जो है वो फ्लोएम का पार्ट होता है। हमने इस बारे में काफी डिस्कस किया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि केल्विन जो चक्र होता है, केल्विन साइकिल होती है, इसमें CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन होता है? विच इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2? ये जो सवाल केल्विन साइकिल वाला है ना, ये प्राथमिक एक्सेप्टर के रूप में, इसी सवाल को एएसओ में पूछा गया है। एएसओ 2025 बीपीएससी में ये पूछा गया था सवाल। तो ये आरयूबीपी होता है, आरयूबीपी होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। रूबी, इस बारे में मैंने काफी डिटेल से आपको बताया भी है। रिबिलोज, रिबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, बाई नहीं, बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, इसी को बोलते हैं आरयूबीपी, रिबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो वायुमंडल में जो भी CO2 है ना, उनको 5 कार्बन वाला ये यौगिक यौगिक है। इसमें कितने कार्बन है? तो इसमें 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाला ये कंपाउंड है, 5 कार्बन वाला यौगिक है, और यही जो है वो CO2 को एक्सेप्ट करता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, CO2 को एक्सेप्ट करता है। क्या नाम है? तो रिबिलोज 1,5 बाई बिसफॉस्फेट, रिबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ध्यान आपको रखना है, ये केल्विन साइकिल का चक्र होता है, उसमें हमने बताया है, और मैंने केल्विन साइकिल आपको काफी डिटेल से मैंने बता रखा है। अब यहीं से एक एंजाइम निकलती है, यहीं से एक एंजाइम निकलती है, और यही सवाल पूछा गया था। तो यहां से एंजाइम निकलती है, रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को नामक एंजाइम यहां से निकलता है, जो कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है, क्योंकि एंजाइम ऑलमोस्ट प्रोटीन ही तो होते हैं ना। तो ये प्रोटीन है, इसका काम होता है CO2 को तोड़ना। ठीक है, CO2 को तोड़ना, बस इतना ही आपको ध्यान रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पेप की बात करें, पेप जो होता है वो सीफर पौधे में, C4 टाइप के जो पौधे होते हैं ना, पौधे दो टाइप के होते हैं, C3 और C4, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी। तो C4 टाइप के जो पौधे होते हैं ना, वहां पे प्राइमरी एक्सेप्टर के रूप में काम करता है पेप। कभी भी पूछा जाए प्राइमरी एक्सेप्टर के रूप में कौन काम करता है, तो C4 पौधे में पेप काम करता है। तो प्राथमिक ग्राही के रूप में C4 जो पौधे होते हैं वहां पे होता है। ठीक है, उसके बाद 3PGA की बात करें, तो यह जो है वो कैल्विन साइकिल साइकिल का, कैल्विन जो साइकिल होता है उस कैल्विन साइकिल का फर्स्ट परमानेंट प्रोडक्ट है। फर्स्ट जो परमानेंट प्रोडक्ट या फिर स्थिर प्रोडक्ट की बात करें तो ये है, तो फर्स्ट स्थिर प्रोडक्ट है, स्थिर प्रोडक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं OAA की बात करें, तो ये जो है वो C4 जो टाइप के पौधे होते हैं, C4 टाइप के, उनका पहला ये प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, उनका ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो दो टाइप के पौधे होते हैं, एक C4 होता है, एक C3 होता है। तो C4 वाले में पेप जो है वो असेप्टर के रूप में काम करता है, और रिब्यूप जो है वो जो C3 वाले में है तो वो रिब्यूप कहलाता है। 3PGA की बात करें तो जो कैल्विन साइकिल का फर्स्ट जो है वो स्थिर प्रोडक्ट होता है, और वहीं C4 में फर्स्ट जो स्थिर प्रोडक्ट होता है वो OAA होता है, OAA होता है। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि सीड का जो जर्मिनेशन होता है ना, उसमें कौन जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। ठीक है, नहीं है की बात बोल रहे हैं, जर्मिनेशन मतलब अंकुरन होता है। ठीक है, तो इसमें एयर की जरूरत होती है, मॉइस्चर की जरूरत होती है, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, लेकिन सनलाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर ध्यान रखना है। रिक्वायरमेंट में बात करें तो जितने भी बीज होते हैं उनको जर्मिनेट यदि होना है तो उनके लिए मॉइस्चर, टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर एंड एयर जरूरी होता है। क्योंकि बीज जो है ना वो आमतौर पर मिट्टी के नीचे ही उगते हैं, तो आप आसानी से बता भी सकते हो ना कि ये अंधेरे में ही अंकुरित होते हैं, और उन्हें प्रकाश संश्लेषण तब शुरू करना होता है जब उनकी जो पत्ती हैं वो निकल जाती हैं। जैसे अंकुरन में दाल जो है वो, दाल को देखो तो दाल जो है ना बीच से फट जाती है। तो इसके लिए ऐसा नहीं जरूरी होता ना कि धूप की जरूरत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पौधे में जल उपलब्ध होता है, वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज, प्लांट्स को जो वाटर मिलता है वो कैसे मिलता है, तो वो कैपिलरिटी से मिलता है। कैपिलरिटी फिजिक्स में आपको पढ़ना होता है
केशिका जो है वो फिजिक्स में आपको पढ़ना होता है। मिट्टी के जो छोटे-छोटे कण होते हैं ना, मिट्टी के जो कण होते हैं ना, उनके बीच छोटी-छोटी जो है वो खाली जगहें होती हैं और यही खाली जगह जो होती है ना मिट्टी में, जहाँ पानी जो है वो तनाव के कारण रुका हुआ रहता है, वो टेंशन के कारण रुका हुआ रहता है और केवल जो है वो कैपिलरिटी वाटर ही है, सेपरेटरी वाटर ही वह रूप है जिसे पौधे जो है वो अपना जो जड़ है उसे आसानी से वो सोख सकती है और गुरुत्वीय जल बहुत नीचे चला जाता है और आर्द्र जल जो है वो कण से बहुत मजबूती से चिपका हुआ रहता है। इस कारण से जो कैपिलरिटी वाटर होती है ना, उसी को ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो है वो एब्जॉर्ब जो है वो कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पौधे से पौधे से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण जो है वो दूरतर मतलब पता नहीं फास्टर, ठीक है, दूरतर फास्टर होती है। तो किस कलर में जो प्रकाश संश्लेषण है वो फास्टर होगा? रेट पूछ रहा है, फोटोसिंथेसिस का रेट पूछ रहा है, तो वो रेड में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लोरोफिल जो है वो लाल और नीले प्रकाश को सबसे अधिक जो है वो एब्जॉर्ब करता है, तो रेड लाइट में ही प्रकाश संश्लेषण की जो रेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद जो है वो नीले का नंबर आता है और हरे प्रकाश में यह जो है वो दर न्यूनतम हो जाती है क्योंकि पौधे उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है, ये जो हरा कलर होता है ना उसमें मिनिमम होता है और रेड जो है वो सबसे पहले आएगा, रेड जो है वो पहले आएगा और उसके बाद जो है वो नीला प्रकाश आएगा तो दूसरा ब्लू आएगा और सबसे लास्ट जो है वो हरा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है? फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जरूरी नहीं है? तो सनलाइट की जरूरी है, सनलाइट जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, क्लोरोप्लास्ट जरूरी होता है, लेकिन ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता होती नहीं है। ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट के रूप में बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण में यही चीजें जरूरत होती है। ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट के रूप में बनता है तो इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो श्वसन के लिए होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ये जरूरी नहीं होता है, ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे की कौन सी गैस का अवशोषण करती है? अवशोषण मतलब कि जो है वो एब्जॉर्ब करती है कौन सी गैसों को, तो वो एब्जॉर्ब कौन सी गैस कर रही है? तो एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रही है, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनाती है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को फॉर्म करती है। तो स्टोमाटा के माध्यम से वो CO2 को अंदर लेती है और कार्बन का उपयोग जो करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है और बाकी ग्लूकोज के साथ ही साथ वो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी बनाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पौधे जो है वो मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें किस रूप में चेंज करते हैं? तो नाइट्रेट जो होता है ना, नाइट्रेट जैसे नाइट्रोजन पौधे नहीं ले सकते, नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते, उनको नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ेगा। या तो उसको आप नाइट्रेट में फिक्स करो, या तो नाइट्रेट में करो, नहीं तो नाइट्राइट में करो। ऐसे फिक्स करोगे तभी वो पौधे ले पाएगा। ठीक है, पौधे तभी वो ले पाएगा। अब इसी से क्या करता है ना, तो इसी से वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजन साइकिल यही होता है, नाइट्रोजन साइकिल यही होता है। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है ना वो प्रोटीन का मेन कंपोनेंट, प्रोटीन का क्या है? वो नाइट्रोजन ही है और पौधे नाइट्रोजन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और अमीनो एसिड जो है वो आपस में जुड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यह पौधे की जो ग्रोथ होती है, पौधे का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नाइट्रेट को अमीनो एसिड में जो है वो यहाँ पूछा है कि नाइट्रेट को अवशोषित करने तथा उन्हें परिवर्तित कर देता है किस फॉर्म में? तो उसको प्रोटीन के फॉर्म में। ठीक है, नाइट्रेट जो है वो क्या है? तो नाइट्रेट को अमीनो एसिड में बदलता है पौधे और यही अमीनो एसिड आपस में जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना, हमने बताया है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अमीनो एसिड जुड़ते हैं और उसके बाद जो है वो इसका फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है ना वो वृद्धि हार्मोन नहीं है? मतलब वो वृद्धि को रोकेगा, ग्रोथ को रोकेगा। तो ग्रोथ इनहिबिटर जो हार्मोन है वो एब्सिसिक एसिड है, हमने ऑलरेडी बताया है। ये क्या करता है ना कि जर्मिनेशन को ही रोक देता है, पौधे की पत्तियों को गिरा देता है। तो एबीएस इसको कहा जाता है, एबीए नॉट एबीएस, एबीए इसको कहा जाता है। ये जो है वो इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। यह जो है वो ना अंकुरन को ही रोक देता है, जर्मिनेशन को ही रोक देता है, ये स्टोमाटा को बंद कर देता है। तो पहली बात की जर्मिनेशन को नहीं होने देता, दूसरी बात की वो स्टोमाटा है उसको बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद वो है कि पत्तियां जो होती हैं ना, लीफ को झड़ने देता है, लीफ को झड़वाता है। तो ये हो गया। बाकी प्रोमोटिंग हार्मोन आपको याद रखना है, ऑक्सीन जो है वो सबसे बेस्ट प्रोमोटिंग हार्मोन है, जिब्रेलिन्स जो है वो प्रमोटिंग हार्मोन है और साइटोकाइनिन जो है वो प्रमोटिंग हार्मोन है। बाकी सब जो है बाकी जो एब्सिसिक एसिड आपको याद रखना है, ये जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में काम होता है, ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 361वां नंबर। सवाल है कि जाइलम जो होता है प्लांट में उसका क्या काम होता है। तो हमने काफी डिटेल से इसको डिस्कस कर लिया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का इसका काम है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जाइलम का। अब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो केवल और केवल एक ही दिशा में चलता है, ऊपर से लेके नीचे। लेकिन वही फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम ऊपर से नीचे भी जा सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इसको फूड लेके जाना है। तो पत्तियों से फूड लेके आएगा और पत्तियों से हर जगह पहुंचाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जल के साथ साथ जाइलम जो है मिनरल्स को भी लेके इधर उधर चलता है। तो यूनि डायरेक्शनल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जाइलम के चार पार्ट मैंने आपको बताया है। ट्रैकिड्स हो गया, वेसल्स हो गया, जाइर एंड पैरेन्काइमा हो गया और जाइलम फाइबर हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो प्लांट्स में डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है, विशरण जो प्रोसेस होता है उससे होता है। विशरण जब ये डेंसिटी के अनुसार काम करती है, जहां पे डेंसिटी कम होती है तो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर जाती है। भोजन की बात करें, फूड को ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो ये फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अमीनो एसिड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो यह भी फ्लोएम के माध्यम से ही जाता है। फूड है मतलब अमीनो एसिड, तो फूड प्रोटीन क्या है? प्रोटीन फूड ही है ना। तो फूड को भी जो है वो फ्लोएम ही करेगा। ऐसा थोड़ी है कि इसको जाइलम कर देगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि C4 जो टाइप के प्लांट्स होते हैं ना, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम जो अस्थाई उत्पाद है वो कौन सा है? तो हमने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस भी किया है, फिर से मैं इसको बता देता हूँ। C4 टाइप के जो पौधे होते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र होता है। उस केल्विन चक्र के बाद पहला जो अस्थाई प्रोडक्ट बनता है, पहला जो स्थिर कार्बनिक यौगिक बनता है, वो आपसे पूछा है। तो ये मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड होता है। यदि मैं और बात करूं, जैसे सबसे पहले तो आपको C4 प्लांट्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। मैंने ऑलरेडी बताया भी है, जैसे मक्का हो गया, गन्ना हो गया, ये सब में कार्बन फिक्सेशन का जो तरीका होता है ना, वो C3 प्लांट्स जो होते हैं ना उनसे अलग होता है। ठीक है, प्रोसेस की बात करें तो CO2 जो होता है ना, वहां पे पहला जो असेप्टर होता है वो पीईपी होता है। पीईपी होता है। ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ CO2 का पहला ग्राही जो है वो पीईपी होता है। और पीईपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है फोस्फो फोस्फो इनो एनोल फोस्फोनोल फोस्फोनोल पाइरोबिक पाइरुवेट। ठीक है, फोस्फो फोस्फोनोल फोस्फोनोल पाइरुवेट। फोस्फोनोल पाइरुवेट पीईपी का मतलब होता है, ये होता है पहला असेप्टर। ये क्या है? तो CO2 का ये फर्स्ट असेप्टर है। असेप्टर है, हमने डिस्कस किया था पहला क्वेश्चन ही। उसी के साथ साथ ये किस टाइप के पौधे में है? तो ये C3 टाइप के पौधे में है। ठीक है, ये नहीं, C3 टाइप के नहीं, ये C4 पौधे में पीईपी है। वहीं सबसे पहले हम चार कार्बन वाला जो ऑक्सोलोइक एसिड है वो यहाँ से बनता है। तो इसका पहला जो प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है जिसमें चार कार्बन होते हैं। चार कार्बन होते हैं और उसको बोलते हैं ऑक्सालोएस्टिक एसिड। इसको बोलते हैं ऑक्सालोएसेटिक एसिड। ऑक्सालोएसेटिक एसिड बनता है, जिसको हमने O AA किया था, हमने डिस्कस किया था। शायद 51 या 52 नंबर का सवाल यही था। यही जो तुरंत है ना वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? तो मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, या फिर एस्पोर्टिन एसिड में ये कन्वर्ट होता है। या तो मैलिक में कन्वर्ट होता है, नहीं तो या ये तो अस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो अस्पार्टिक एसिड में बदल जाता है। अब चूंकि OAA जो है वो अस्थिर होता है, ऑक्सालोएस्टिक जो एसिड होता है वो अस्थिर होता है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे स्थिर पूछा जा रहा है। हमसे स्थिर पूछा जा रहा है कि अस्थाई जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बनता है। तो इसीलिए मैलिक एसिड को अक्सर जो है वो अस्थाई उत्पाद माना जाता है, जो कि बंडल शीथ कोशिकाओं में
स्थानांतरित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है और बार बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैलिक एसिड आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मैलिक एसिड। और हम और बात करें 3 पीजीए की बात करें, ग्लिसरिक एसिड जो है, ग्लिसरिक जो एसिड है ऑप्शन नंबर बी, इसको 3 पीजीए होता है। हमने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस भी काफी किया है। तो यह जो है वो C3 पौधे का फर्स्ट उत्पाद है। तो ये किसका है, तो C3 पौधे का है। हमने C4 पौधे का मैलिक एसिड देखा और C3 जो पौधे होते हैं उनका हमने जो देखा वो अस्थायी प्रोडक्ट इसका क्या होगा, C3 का। तो C3 का ग्लिसरिक एसिड होगा, ग्लिसरिक एसिड, जिसको 3 पीजीए कहा जाता है, ग्लिसरिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान आपको रखना है। पीछे के क्वेश्चंस देखिएगा तो इन सबको हमने काफी डिटेल से डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाला जो वर्णक है उसका क्या नाम है। तो ये क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल यदि नहीं होगा तो अवशोषित कर ही नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा। तो क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के जो थैलेकोइड्स होता है ना उसमें पाया जाता है, उसमें पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का भी थैलेकोइड्स होता है ना, वहां पे पाया जाता है। और मुख्य रूप से ये नीला और लाल प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और हरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। और यह सौर ऊर्जा को जो है वो केमिकल ऊर्जा में बदलती है, ठीक है? सौर ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में बदलती है और इसी से अपना खाना जो है वो कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों के जो स्टोमाटा होते हैं उनका जो है वो स्टोमाटा द्वारा जो जल की क्षति होती है ना, जल निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ट्रांसपीरेशन कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पीकरण अलग चीज है, वाष्पोत्सर्जन अलग चीज है, ठीक है। तो यह जो है वो जैविक प्रक्रिया होती है जो पौधे द्वारा सोखे गए जो भी जल होता है उसका लगभग 99% जो हिस्सा है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ जाता है। लगभग कितना, तो 99% जो है वो उड़ जाता है। और यह पौधे को ठंडा रखने और जाइलम जो है ना, वो जाइलम पुल यानी पानी को ऊपर खींचने में ये हेल्प करता है। तो जाइलम पुलिंग भी इसको बोलते हैं। बाकी ग्यूटेशन की बात करें, बिंदु स्त्राव जो यहाँ पे दिया हुआ है, ग्यूटेशन जो दिया हुआ है ये क्या होता है, तो ये रात में पत्तियों के जो किनारे होते हैं ना, नाइट में, नाइट में जो लीफ होती हैं, लीफ के जो किनारे होते हैं ना, लीफ के जो किनारे होते हैं उन किनारों को क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है हेडा थोड्स। तो जो हैदा ठोट्स होते हैं उनमें तरल बूंद के रूप में पानी धीरे धीरे निकलते रहता है, उसको हम बिंदु स्राव या फिर ग्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है, ग्यूटेशन बोला जाता है। बाकी बाष्पीकरण की बात करें, इवेपोरेशन की बात करें, तो यह जो है वो किसी भी मुक्त सतह से पानी का उड़ना जो है ना उसको बोलते हैं। कहीं से भी पानी उड़ रहा है तो ये एक शुद्ध भौतिक प्रक्रिया है, केमिकल प्रोसेस नहीं, ये फिजिकल प्रोसेस है। बाकी ट्रांसपिरेशन जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, ये पेड़ों में होता है ट्रांसपिरेशन, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं। सवाल है फोटोसिंथेसिस जो है वो किसके द्वारा होता है, तो सवाल बार बार रिपीट ही हो रहा है, क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफिल जो है वो कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के थैलेकोइड्स है, उसमें होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पौधे में के दौरान कौन सी गैस जो है वो निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रेना निम्नलिखित में से किसका जो है वो प्रोडक्ट होता है, किसका कंपोनेंट है, तो ग्रेना और अस्ट्रोमा दो चीजें होती हैं। तो आपसे ग्रेना पूछा जा रहा है, तो ग्रेना किसका प्रोडक्ट है, तो ग्रेना जो है वो क्लोरोप्लास्ट का प्रोडक्ट है, क्लोरोप्लास्ट का कंपोनेंट है, नॉट प्रोडक्ट, कंपोनेंट उसका पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर सिक्के जैसी ढेरी होती है ना, ऐसे ऐसे मैंने कभी पिक्चर दिखाया होगा शायद, या फिर मैंने बायोलॉजी में जब पढ़ाया था ना तो इस बारे में बताया था। ये जो है ना थैलेकोइड्स, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनके क्लोरोप्लास्ट के भीतर सिक्के जैसी गहरी संरचना होती है और इसी संरचना को ग्रेना जो है वो कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन होता है ना, जिसको प्राथमिक अभिक्रिया भी कहते हैं, यह ग्रेना में ही होता है, ठीक है। और इसका जो तरल भाग होता है, इसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है, जहां पे डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है, जहां पे डार्क रिएक्शन होता है। हमने इस बारे में काफी डिटेल से पहले भी बता रखा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होता है। उभयलिंगी पुष्प मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, किसमें, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है वो हैबिस्कस और मस्टर्ड में होते हैं। तो हैबिस्कस एंड मस्टर्ड, गुलहड़ और सरसों में होता है बाइसेक्सुअल। ध्यान आपको रखना है, बाइसेक्सुअल कहने का मतलब कि जिसमें अस्टीम और कार्पल दोनों एक ही में होता है, जिसमें स्टीमेन, स्टीमेन मतलब जो नर पार्ट हो गया,
और इसका जो फीमेल पार्ट होता है जिसको कार्पल बोलते हैं, ये दोनों जो है ना वो एक ही पौधा में होगा, तो वो जो है वो बाइसेक्सुअल कहलाता है। तो बाइसेक्सुअल इसको हम पूर्ण पुष्प भी कहते हैं। इसमें हिबिस्कस और सरसों को आपको ध्यान रखना है, मस्टर्ड को याद रखना है। इनके जो पुंकेसर और स्त्री केसर जो होते हैं ना वो एक ही फूल में होते हैं। यूनिसेक्सुअल की बात करें तो यूनिसेक्सुअल में कौन सा आ जाएगा? यूनिसेक्सुअल में कौन सा आ जाएगा? तो यूनिसेक्सुअल में पपाया रख लो, पपीता रख लो। यूनिसेक्सुअल में पपीता आ जाएगा, उसी के साथ साथ वाटरमेलन आ जाएगा। वाटरमेलन आ जाएगा। यह एक लिंगी होते हैं, इसमें या तो केवल नर होगा या तो केवल मादा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम जो है उसमें कौन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? तो पहला तो वो रिप्रोडक्शन जो होगा वो असेक्सुअल होगा, इतना तो आप कंफर्म हो कि असेक्सुअल होगा। अब इस असेक्सुअल को मैंने काफी डिटेल से बताया था कि इसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है, बहु विभाजन जो है वो होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। एक अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन का एक प्रोसेस होता है मल्टीपल फ्यूजन, जिसमें एक कोशिका के साथ कई जो है वो डॉटर सेल जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम इसी विधि से अपनी जो जनसंख्या है उसको बढ़ाते रहता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निषेचन के पश्चात जो विजांड होते हैं ना, विजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, तथा यह जो है वो खाली स्थान में विकसित होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलते हैं, तो उसके बाद एक हार्ड कोट जो है वो डेवलप होता है फ्रॉम द ओव्यूल। उसके जो बीजांड होता है ना उससे डेवलप होता है, और वो डेवलप कहाँ पे होता है? डेवलप इनटू, यही पूछा जा रहा है। तो वो जो है वो सीड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। तो जो पुष्प में फर्टिलाइजेशन होता है वह होता है, उसके बाद जो है वो ओव्यूल किस संरचना में परिवर्तित होता है? एकदम सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो बीजांड से क्या बनता है? तो बीजांड से बीज बनता है, यही आपसे पूछा जा रहा था बस। ठीक है, तो ओव्यूल जो होता है ना, ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल से सीड बनते हैं। दो आपको याद रखना है। ओव्यूल से क्या बनता है? तो ओव्यूल से सीड बनता है। ठीक है, ओव्यूल से सीड बनता है। उसके बाद ओवेरी आपसे पूछा जाएगा। ओवेरी है, ओवेरी से क्या बनता है? तो ओवेरी से जो है वो फ्रूट बनता है। ओवेरी से फ्रूट बनता है। तो ओवेरी को जो अंडाशय कहा जाता है, तो अंडाशय से फ्रूट बनता है। और ओव्यूल को बीजांड कहा जाता है, तो बीजांड से बीज बनता है। और बीजांड की जो दीवार है ना वो सीड कोट कहलाती है, जो कि भ्रूण की रक्षा करती है, जो इम्ब्रॉय है उसकी रक्षा करती है, उसको सीड कोट कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सवाल एक मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि फर्स्ट जो वेस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं? आप कमेंट में मुझे बताओ, क्योंकि मैंने बता रखा है, पिछले ही वीडियो में शायद मैंने बताया था। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन सा है? आपके ऑप्शंस हो जाएंगे टेरिडोफाइटा, आपको थैलोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, यही सब आप ऑप्शन में रख लो। इसका सीधा सा मतलब वेस्कुलर प्लांट कौन से होंगे, तो सीधा सा मैं कह रहा हूं कि जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम पहली बार आए होंगे। हमने इस बारे में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उसके बाद आपको याद रखना है रेंज एनाटोमी। रेंज एनाटोमी, रेंज एनाटोमी जो होता है वो C4 टाइप के जो पौधे होते हैं ना उनकी एक विशेषता होती है, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनकी एक विशेषता होती है, बस इतना जान लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ठीक है, और बाकी जाइलम और फ्लोएम आपको पता है। और C4 जो प्लांट है उसका फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ पे। C4 का फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है? फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है C4 का, ये पूछा जाता है। तो C4 का मैलिक एसिड लिख लो, या फिर डबल ओ डबल ए लिख लो, या फिर इसको मैलिक एसिड लिख लो। मैलिक एसिड लिख लो, ये C4 का है। वहीं C3 प्लांट्स के फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो क्या है? 3PGA है। 3PGA है। ठीक है, जिसको ग्लिसरिक एसिड हमने कहा था, ग्लिसरिक एसिड। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। सवाल यहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उस पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में वो जाता है, वो कैसे जाता है? तो ये कई तरीकों से जा सकता है, या तो हवा से जाएगा, या तो वाटर से जाएगा, या तो कोई इंसेक्ट्स लेके जाएंगे, कीड़े लेके जाएंगे।
ठीक है। तो हर का अलग अलग नाम होता है, और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना पॉलन ग्रेन के एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये कहलाता है परागन, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। इसमें पौधे गति नहीं करते, उसका बस परागन एक दूसरे पे चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत जरूरी है। परागन जो है ना, उसके लिए दो मुख्य प्रकार के कारक होते हैं परागन के लिए। पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेशन लिख लो। पॉलिनेशन जो होता है ना, उस परागन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहले कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक होता है। अबायोटिक, अबायोटिक मतलब अजैविक। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें एयर से हो जाए या फिर इसमें वाटर से हो जाए, तो ये अजैविक हो गया। दूसरा जो हो गया वो बायोटिक होता है। बायोटिक होता है, अब इसमें बायोटिक में क्या होगा, तो इंसेक्ट से हो जाए, इंसेक्ट से हो जाए, या तो इंसेक्ट से हो जाए, या तो बर्ड से हो जाए, पक्षियों से हो जाए, या तो चमगादड़ से हो जाए, कुछ से भी हो सकता है। ठीक है। तो वायु, जल, कीट, ये तीनों ही परागन के माध्यम होता है। जैसे वायु से होगा ना, तो वो उसको एनिमोफिली कहा जाता है। एनिमोफिली, जैसे मक्का या घास में होता है। तो वायु से किस में होता है, मक्का में होता है, इसमें होता है घास में होता है। हमने ऑलरेडी इस बारे में काफी डिटेल से डिस्कस कर रखा है आपको, शायद पहले या दूसरे लेक्चर में ही। जल से जो होता है उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। हाइड्रोफिली, ये जल से हाइड्रोफिली होता है, वो कहाँ होता है, तो वो होता है वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया में होता है। उसके बाद इंसेक्ट से होती है, उसको बोलते हैं इंटेमोफिली। इंटेमोफिली ये कहाँ पे होता है, तो ये गुलाब में होता है, गुलाब में होता है, ये सूरजमुखी में होता है। ठीक है, सूरजमुखी में होता है, और यह सबसे सामान्य इसी टाइप से होते हैं। उसके बाद पक्षियों से बात करें कि बर्ड से कौन में होता है, बर्ड से यदि होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली कहा जाता है बर्ड से। उसके बाद चमगादड़ से हो गया तो उसको चिरोपेट्रोफिली कहते हैं, चिरोपेट्रोफिली। उसके बाद घोंघा से होता है तो उसको मेलिकोफिली कहते हैं। और उसके बाद यदि चींटियों से होगा तो उसको बोलते हैं मार्मेकोफिली, मार्मेकोफिली। तो ये सब सवाल पूछा जाता है, और हमने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुष्प में जो द्विनिषेचन के पश्चात जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो कितनी होती है, पूछा जा रहा है डबल फर्टिलाइजेशन। यदि डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसमें जो है वो जो क्रोमोसोम है उनका संख्या क्या होगा, तो वो ट्राइप्लोड्स होगी। ठीक है, 3n हो जाएगा, 3n हो जाएगा, प्लोड्स हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, तो यह जो है ना केवल और केवल एंजियोस्पर्म्स में होता है। कहाँ होता है, ओनली एंजियो स्पर्म्स जो पौधे होते हैं ना, उनमें ही ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें दो निषेचन क्रिया होती है। पहला जो निषेचन क्रिया होती है उसको बोलते हैं सिनगैमी, उसको सिनगैमी बोलते हैं। यहाँ पे नर युग्मक पहला हो गया और जो मादा युग्मक दूसरा हो गया। तो जिसको अंडाशय बोलते हैं, अंड कोशिका, और या नर युग्मक, तो दोनों मिलके 2n बना दिया। तो युग्मक जो इसका जो युग्मज बना, इसका जो जाइगोट बना, वो 2n बन गया। ठीक है। अब यही जो है वो दूसरा बनता है, ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे हो जाता है। ट्रिपल फ्यूजन जब होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे दूसरा नर युग्मक आएगा, और उसके साथ ही साथ दो जो है ना वो ध्रुवीय केंद्रक वाले आते हैं। तो दो जो है वो एन यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनेगा ना, वो 3n वाला बनेगा, 3n वाला बनेगा। तो इस कारण से ट्रिप्लॉइड जो है वो इसका आंसर होता है। तो द्विनिषेचन का सबसे विशिष्ट जो परिणाम होता है वो एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, आप देख सकते हो, एंडो स्पर्म जो होता है ना, वो भ्रूणपोष जो आप दिखते हो, ये इसी का उदाहरण है। जो कि जो ट्रिप्लोइड्स होते हैं ना, 3n होता है, यह जो है वो विकासशील भ्रूण को पोषण जो है वो प्रदान करता है। और दो गैमेट्स रहे, जो युग्मनज जो है वो गैमेट्स यदि दो होते हैं तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। ठीक है। देखो यहाँ पे दो की बात करते हैं, तो दो जब होता है तो वहां पे 2n कहा जाएगा, एक नर एक मादा, और इसको बोलते हैं क्या, तो यहाँ पे 12 जो होगा ना, यहाँ पे जाइगोट, या जो युग्मनज जो होता है ना, वो जाइगोट की स्थिति होती है। यहाँ पे जाइगोट बन रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। वहीं एक वाले की बात करते हैं तो एक वाले में केवल n होता है, और यह जो है वो गैमेट्स की स्थिति होता है। ठीक है, ये गैमेट्स हो रहा है। दूसरा जो डबल वाला बोल रहे हैं इसको जाइगोट बोल रहे हैं, और ये तो ट्रिपल वाला है ही, और ये सिनगैमी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
हवा में परागन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो हमने अभी बताया एनीमोफिली बोलते हैं, एनीमोफिली कहा जाता है। ठीक है, एनीमोफिली। ऑटोगैमी क्या होता है? तो जब एक ही फूल के भीतर परागन होता है तो वो ऑटोगैमी कहलाता है। एंटिमोफिली कहते हैं किसको? तो जब कीट से होता है तो वो एंटिमोफिली बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो फूल का प्रजनन अंग नहीं है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर का कौन नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा है, स्टाइल है, एंथर है, लेकिन स्टेपल नहीं है। ये तो बाह्य दल होता है ना। तो फूल के चार मेन पार्ट होते हैं। मुख्य चक्र के पार्ट की बात करें, फ्लावर्स जो होते हैं ना, उन फूल के चार मेन चक्र होते हैं, मुख्य चक्र होते हैं, जिसमें जो है वो पहला होता है, उसको बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स बाह्य दल बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं बाह्य दल। कली की अवस्था में फूल की ये रक्षा करता है और यह सहायक अंग है, ना कि प्रजनन अंग है। तो कैलिक्स आपको समझ में आ गया क्या है? कैलिक्स जो है वो कली की अवस्था में फूल की ये रक्षा करता है। उसके बाद कोरोला आता है, उसके बाद कोरोला आता है, इसको दल बोलते हैं। ये बाह्य दल हो गया और ये दल हो गया, बाह्य दल। ये जो है वो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं जो कीटों को अट्रैक्ट करती है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो एंड्रोइसियम, उसके बाद एंड्रोइशियम आ गया, जिसको पुमंग बोलते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जिसको पुमंग कहा जाता है हिंदी में, एंड्रोसियम, इसको पुमंग कहा जाता है। ये क्या है? तो ये नर जनन पार्ट होता है, मेल जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। किसका? तो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें एंथर इसी में होता है, एंथर इसी में होता है। तो एंड्रोसियम, एंड्रोसियम इसको बोलते हैं। उसी के साथ साथ तीसरा चौथा जो होता है उसको गाइनोशियम बोला जाता है। गाइनोशियम जो बोला जाता है, जो कि जयांग कहलाता है, जयांग कहलाता है। और इसमें जो पार्ट होते हैं वो फीमेल वाला हो गया। अब इसमें स्टिग्मा आता है, इसमें स्टाइल आता है, इसमें ओवेरी आता है, ये सब इसी में पार्ट होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये बाह्य दल पुंज, ये दल पुंज, ये पुमंग और ये जयांग। जयांग जो होता है वो महिलाओं के लिए आता है। स्टिग्मा फीमेल वाला प्लांट्स हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। और जो एंड्रोसियम होगा वहां पे पुमंग होता है, तो यहाँ पे एंथर होता है शामिल। तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान पादप की पत्तियां जो है वो बीड़ी बनाने में उपयोग की जाती है। तो बीड़ी बनाने में तेंदू के पत्ते को यूज किया जाता है। हमने कई बार डिस्कस भी किया है इसको, ज्योग्राफी में भी आप इसको पढ़ते हैं। तेंदू जो है वो, इसे मध्य भारत का हरा सोना भी कहा जाता है। मध्य भारत का हरा सोना इसको बोलते हैं, मध्य भारत का हरा सोना बोलते हैं। तेंदू के पत्ते के विशिष्ट गुण होता है जो उन्हें लपेटने के लिए उपयुक्त होता है और जलने पर विशिष्ट गंध नहीं देता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भारत के प्रमुख तेंदू उत्पादक जो राज्य हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तेंदू का आई डोंट थिंक कि जो है वो आपसे केमिकल नेम पूछ ले, लेकिन लिख लो। मे बी इसका रासायनिक वैज्ञानिक नाम पूछ ले। तो डायो अस्पाइरोस, डायो अस्पाइरोस मेलेनोजाइलोन, डायरो अस्पाइरस मेलेनोजाइलोन। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया नि, नियारोधी दवा का स्रोत नहीं है? एंटीबैक्टीरियल ड्रग बनाना है तो कौन सा जो प्लांट है वो यूज नहीं किया जाता है? सवाल यही आपसे पूछा जा रहा है। एंटीबैक्टीरियल ड्रग बनाना है, कौन सा प्लांट्स को यूज नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो थिया को किया जा सकता है, कॉफी को नहीं किया जा सकता है, रूट्स को किया जाता है, सिंकोना को किया जाता है। कॉफी की बात करें तो यह पौधे का कॉफी का पौधा होता है। इसमें मुख्य रूप से कैफीन पाया जाता है जो कि स्टिमुलेट करता है, उत्तेजना करता है। तो ये एंटीबैक्टीरियल दवाओं में यूज नहीं होता है। बाकी सिंकोना आपको पता है कि सिंकोना जो है वो मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। तो एंटी प्रोटोजोवल ये बीमारी होता है। जो थिया बोल रहे हैं, थिया जो है, और उसके बाद अन्य जो पौधे हैं वो कुछ औषधीय और एंटीबायोटिक गुण रखते हैं। जो कॉफी है ना वो इसमें नहीं होता है, कॉफिया जिसको बोलते हैं, कॉफिया में नहीं होता है, थिया में होता है। और रूट्स जो है वो इसमें होता है। और सिंकोना में भी आप यूज करते हो, लेकिन कॉफी इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से मिलता है? दालचीनी एक मसाला है जिसको सिनेमन कहते हैं। तो सिनेमन कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? तो इसके बार्क से, छाल जो होती है ना, बार्क है, उससे दालचीनी निकलता है।
तो दालचीनी उसको सिनेमन वेरम कहा जाता है, जो कि पेड़ की जो इनर बार्क होता है उससे मिलता है। पेड़ के बाहरी छाल को खुरच दिया जाता है और अंदर की जो मुलायम छाल है उनको निकाल कर सुखाया जाता है, और सूखने पर जो है वो क्वाइल्स की आकार ले लेती है, क्विल्स की आकार ले लेती है, पाइप की आकार ले लेती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपने देखा होगा मसालों में, गरम मसाला जब आप देखते हो ना तो उसमें देखा होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तंबाकू में जो एल्कोलाइड होता है उस बारे में पूछा रहा है कि जो एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होता है टोबैको में वो कौन सा है। तो टोबैको में निकोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। यह जो है वो एक शक्तिशाली पैराप्सिप्थेमिनिन एल्कोलाइड है, ठीक है। यह जो है वो उत्तेजित करता है लोगों को, और अधिक नशे की जो एडिक्शन है वो पैदा करता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हृदय के लिए बहुत हानिकारक ये निकोटीन होता है। कुनैन की बात करें तो ये सिनकोना की छाल से निकलता है, और ये जो कुनैन है सिनकोना की छाल से निकलता है और मलेरिया में यूज होता है। एट्रोपिन की बात करें तो ये धतूरे से मिलता है, एट्रोपिन धतूरा है उससे मिलता है। निकोटीन तो हमने बता दिया चाय वाय में होता है। उसके बाद एफेड्रीन जो होता है ना वो अस्थमा के उपचार के लिए एफेड्रीन को यूज किया जाता है, अस्थमा जो है उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिन अभियांत्रिकी में जिन का क्या किया जाता है। तो जिन का जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होता है ना उसमें जिन को क्या करेंगे, तो जिन का मैनिपुलेशन करते हैं, उनमें चेंजेस किया जाता है, जो खराब जिन होता है उसको हटाया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वह तरीका होता है जिसमें डीएनए या फिर जिन जो होता है ना उसमें मैनिपुलेशन किया जाता है, इच्छा अनुसार बदलाव किया जाता है। इससे जिन को काटना, जोड़ना, किसी अन्य जीव के जिन को प्रवेश करना, ये सब शामिल है कि बेहतर जो नस्ल होता है ना या फिर बेहतर जो दवाइयां हैं जैसे इंसुलिन ये सब बनाया जा सके। तो ये जिन म्यूटेशन किया जाता है बार बार, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जिनों में जो कटाव होता है, डीएनए को काटते हैं, वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट सवाल की बात करें कि ब्लड प्रेशर को किस में व्यक्त किया जाता है। तो सिस्टोल और डाइसिस्टोल में, सिस्टोल एंड डाइसिस्टोल। तो 120/80 होता है, सिस्टोल 120, डाइसिस्टोल 80, ठीक है। तो सिस्टोलिक होता है कि जब हृदय सिकुड़ने के समय जो है वो दाब, सिकुड़ने के समय का दाब मतलब ऊपरी मान होता है सिस्टोल, और डाइसिस्टोल मतलब हृदय फैलने का, जब हृदय आराम में होता है तब का मान। तो ये आपको ध्यान रखना है। एमएमएचजी में नापा जाता है, ये भी पूछा जाता है। रक्तचाप जो मापते हैं वो स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज जो है वो किसने की थी। तो एसएन नावचिन ने की थी, एसजी नावचिन, एसजी नावचिन है उसने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। और पोलन बास्केट की बात करें तो मधुमक्खियों के छिपले पैरों पर पाई जाने वाली जो संरचना होती है उसको पोलन बास्केट बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा रहा है कि खाली स्थान क्वाइंड द टर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। ये सेल है ना, तो इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इस सेल में जो है वो साइटोप्लाज्म होते हैं। अब इस सेल है यहाँ पे, इसका न्यूक्लियाई होता है, और इस न्यूक्लियाई में भी जो है वो साइटोप्लाज्म टाइप सा चीज होता है, ठीक है। और इन दोनों को जब मिला देते हैं ना तब जाके वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब इस प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य है उसको, शब्द को किसने गढ़ा था। तो जेई पुरकिंजे ने, जेई पुरकेंजे ने गढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाला पदार्थ होता है, जीवित पदार्थ होता है, वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और इसमें जो है वो साइटोप्लाज्म और केंद्रक का जो न्यूक्लियस है वो दोनों शामिल होता है। तो ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को जब मिलाते हैं तब जाके प्रोटोप्लाज्म जो है वो बनता है। 1839 में जेई पुरकिंजे ने इस शब्द को प्रतिपादित किया था, और उन्होंने बताया था कि जीवन का भौतिक आधार है ये। बाद में जो हक्केल है ना, हक्सले, इनने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इसको कहा था। बाद में हक्सले है ना, उसने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इसको कहा था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की जो सबसे पहले जो है वो खोजा था, कॉर्क में देखा था, मृत कोशिकाओं में देखा था। जो स्लीडन और स्वान है ना, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी है वो दिया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रथम जो टीका है उसके बारे में पूछा जाए, टीका मतलब वैक्सीन के बारे में पूछा जाए, तो वैक्सीन के इतिहास में बात करें तो एडवर्ड जेनर, आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी। पहला जो वैक्सीन है वो इन्होंने ही बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। किसके लिए बनाया था, तो स्मॉल पॉक्स है उसके खिलाफ ये टीका उन्होंने बनाया था। उन्होंने देखा कि जो ग्वालिनों को
काउ पॉक्स होने के बाद जो है वो चेचक नहीं हो रहा है, और इसी आधार पर उन्होंने वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी। एडवर्ड जोनर को इम्यूनोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी का फादर। लुईस पास्चर की बात करें तो इन्होंने रेबीज का टीका दिया था, पाश्चराइजेशन की खोज की थी लुईस पास्चर ने। कार्ल एंड स्टीनर की बात करें तो इन्होंने ब्लड ग्रुप को खोजा था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। खोजी गई पहली जो एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को पहली बार खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। 1928 में 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो पेनिसिलियम नोटेटम है ना, पेनिसिलियम नोटेटम है ना, ये एक फंगस है, यह एक फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम। इसी से ये जो है वो निकाला गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, और इसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों सैनिकों की जान बचाई थी। ये बैक्टीरिया के विकास को रोकने वाली प्रथम प्रभावित दवा थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा रहा है ओपीवी के बारे में पूछा रहा है। ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में पूछा जा रहा है। 2 बूंद जो जिंदगी की है वो किसने खोजा था? तो ब्रूस सेबिन ने इसको खोजा था, और साल्क ने जो है वो टीका खोजा था। ठीक है, जोनास साल्क है, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो पोलियो के 2 प्रकार के टीके होते हैं। जो सेबिन है उसने 1961 में मुंह में जो डालने वाला था 2 बूंद जिंदगी की, उसको खोजा था 1961 में, मुंह से लेने वाला टीका। और जोनास साल्क है ना, उन्होंने जो है वो 1955 में है ना, वो आईपीवी बनाया था, इंजेक्शन वाला जो पोलियो का वैक्सीन है वो बनाया था। तो ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आज के सेट का ये लास्ट सवाल है। सेल जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। हमने डिस्कस कर रखा है इसको। रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में इसको जो कॉर्क है उस पर देखा गया था। मधुमक्खी की जो छत्ते जैसी संरचना देखी गई थी वहां पे। और सेल जो है ना, उनको सेल कहा था। लैटिन में सेल मतलब छोटा सा कमरा होता है, और यह डेड कोशिकाएं थी। जीवित कोशिका को सबसे पहले ल्यूवन हॉक ने देखा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पार्ट नंबर 8 हो गया, जहां पे हमने डिस्कस कर लिया 35 क्वेश्चन काफी डिटेल से। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 9 होगा वहां पे इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।